जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सामान्य विज्ञान का जो बुक है खान सर के द्वारा, जो आपको 15,000 से भी प्लस प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। टोटल 30 वर्षों में जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो हाई लेवल से लेकर के लो लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक एग्ज़ाम हो, उन सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड शामिल किया गया है। सभी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। 1990 से लेकर के 2021 तक के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें मटेरियल क्या क्या दिया गया है, तो रसायन विज्ञान का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो हर एग्जाम में पूछा गया है, और कौन कौन सा प्रश्न कब कब पूछा गया ये भी आप लोग को दिख जाएगा। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण, तो ये 4 मटेरियल होगा। अब आप लोग को मन में सवाल आएगा कि क्या ये वीडियो या बुक किसके लिए हेल्पफुल है, तो आइए हम आपको बताते हैं, रूबरू कराते हैं कि किस किस के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेलवे हो गया, SSC, CET, UPSC, CDS, NDA, एयरफोर्स, स्टेट, PCS एंड स्टेट एग्जाम से लेकर के जी यहाँ पर जितने भी सारे एग्जाम देख रहे हैं, टीचर होगा, बीएड हो गया या अदर कॉम्पिटिटिव, यानी जितने भी सारे कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए यह बुक जो है रामबाण है। तो इससे पहले हम लोग थ्योरी कर रहे थे और थ्योरी भी करते हैं साथ साथ, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी लगाते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप थ्योरी पहले कर लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से रैंक आता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी कि जो उत्तक है वो थ्योरी कर चुके हैं। 2 पार्ट में इसका वीडियो बना था और वो भी आपको थ्योरी कराए थे खान सर के PDF यानी कि नोट्स के वाला, और हम आपको इनके बुक का जो सामान्य विज्ञान है उसका चैप्टर जो है उत्तक, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव इसके माध्यम से करने वाले हैं। अध्ययन सागर वाला सर्च करके सेम यूट्यूब चैनल के नाम से ही अध्ययन सागर वाला सर्च कीजिएगा और टेलीग्राम से आप लोग वहाँ जुड़ जाइएगा, तो सभी का PDF और सभी क्लास का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाता है। आइए हम लोग पहला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक विशिष्ट कार्य कर रही समान कोशिकाओं को समुच्चयन इससे बना होता है। तो एक विशिष्ट कार्य कर रहे यानी कि एक काम करने वाली कोशिकाओं के समूह को यानी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। तो एक जैसे कार्य कर रहे उत्तक को समुच्चय को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी किसका होता है, तो हम लोग जानते हैं तलवा के सबसे मोटी त्वचा होती है। किसका? तलवा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो तलवा का जो त्वचा होता है, मांस होता है, वो सबसे मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ITI 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, हर प्रश्न के नीचे आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी उत्तक है। तो पेड़ पौधा में पानी और पोषक पदार्थों को परिवहन जाइलम उत्तक के माध्यम से होता है। तो ज से जाइलम, ज से जल, तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम उत्तक करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधों में पानी और पोषक पदार्थ भी है, तब जाकर के संवहनी उत्तक कौन होगा, तो ये हो जाएगा कॉलेनकाइमा। कौन हो जाएगा? कॉलेनकाइमा। लेकिन सिर्फ यहाँ पर जल दिया रहे तो आपका आंसर जाइलम हो जाएगा। अगर सिर्फ खाद्य पदार्थ दिया रहे तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कॉलेनकाइमा। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। यानी आप कोई भी राज्य से बिलोंग करते हैं, सभी राज्य के लिए हेल्पफुल है, सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हैबर्सियन तंत्र पाया जाता है। हैबर्सियन तंत्र किस में पाया जाता है? स्तनियों की अस्थियों में। स्तनियों करने का मतलब है कि वैसा जीव जंतु जो दूध पिला सकते अपने बच्चों को, दूध स्रावित करते उन्हें बोला जाता है। तो स्तनियों की अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डी, क्योंकि हम आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं थ्योरी, तो इसका राइट आंसर होगा। तो वैसा जीव जो दूध स्रावित करती है उनके हड्डियों में यह हैबर्सियन तंत्र पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहलाता है? तो हम लोग का जो फेफड़ा ढका होता है उस आवरण को हम लोग प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। अभी हम आपको बताएं कि पेड़ पौधा का वैसा उत्तक जो सिर्फ जल का परिवहन करे उसे जाइलम, क्योंकि ज से जल, ज से जाइलम उत्तक, और खाद्य पदार्थक का परिवहन करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये फ्लोएम उत्तक करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा आंसर कौन हो जाएगा? बी वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है 22/10/2017 वाला एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोप्सी संबंधित होता है या बायोप्सी क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से काट करके अलग करना ही क्या कहलाता है? बायोप्सी कहलाता है। यानी बायोप्सी किसे कहते हैं? तो किसी भी जीव जंतु को अगर उसके ऊतक के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उसके टिश्यू के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो उसको शरीर से कोई किसी भी तरीके से उसका ऊतक निकालिएगा तो काट करके अलग करते हैं, उसी को कहते हैं बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। संरचना का मतलब क्या होता है? संरचनात्मक। तो संरचनात्मक का मतलब होता है कि उसका आकार कैसा है, और क्रियात्मक का मतलब है कि उसका कार्य कैसा होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूरॉन से हम लोग को मस्तिष्क बना होता है। नासा, मूठ तथा कर्णपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए। ऊतक हम आपको बताए हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। एक होता है आपको ऐच्छिक, जो हमारे अनुसार होता है, जैसे हम चाहे तो चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, तो ये हो गया ऐच्छिक। ठीक है। पलक का झपकना, ये हो गया ऐच्छिक। लेकिन एक होता है अनैच्छिक, जो हमारे अनुसार नहीं होता, जैसे सांस आना, छींक आना। ठीक है। तो नासा, मूठ तथा कर्णपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उपास्थि। और उपास्थि किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। और एक होता है आपको अस्थि, तो अस्थि कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट का भी बना होता है। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी CaCO3 का बना होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट का भी बना होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोई व्यक्ति मर जाता है और जब उसको अंतिम संस्कार, हिंदू धर्म में तो अंतिम संस्कार को हम लोग दाह संस्कार कहते हैं, तो जब वो किया जाता है, अगर वो व्यक्ति नहीं जलता है जल्दी, तो लोग अलग अलग नाम से उनको बोलते हैं, कहते हैं पापी है तो फन्ना है तो दुनिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है कि उनके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है हड्डी में। अगर फॉस्फोरस की मात्रा कम होगी तो वो व्यक्ति जल्दी नहीं जल पाएंगे, क्योंकि जलने में फॉस्फोरस काफ़ी सहायक होता है। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊंट का कुबल यानी जिसे हम लोग कुबर बोलते हैं, कुबर किस ऊतक का बना होता है? तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये ऊंट है। ठीक है, मान लीजिए कि यह ऊंट ऊंट तो इस तरीके से नहीं होता है। मान लीजिए कि ये ऊँट है और इसका पिट्ठी है इस तरीके से। तो ये वाला जो कुबर निकला होता है ऊँट का, वो ऊतक किस ऊतक का बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसामय ऊतक, क्योंकि उसमें वसा जमा रहता है। क्या रहता है? फैट स्टोर रहता है उस ऊतक में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा मिलान जो है गलत है? ठीक है, तो इसमें से गलत वाला को छांटना यानी सही होगा। तो शल्य के तृप्त उपकला ऊतक त्वचा से संबंधित है, बिल्कुल सही। अंग के बीच में स्थान का भरना उपास्थि कहलाता है। तो अंगों के बीच में जो खाली स्थान होते हैं उसको भरने का काम उपास्थि कहलाता है। यानी 2 गो हड्डी बड़ा बड़ा जुड़ रहा है, तो उस 2 गो हड्डी के बीच में एक जो खाली स्थान को भरता है उसे उपास्थि यानी कार्टिलेज बोलते हैं।
तरल संयोजी ऊतक रक्त होता है। तरल का मतलब होता है द्रव यानी बहने वाला, तो तरल संयोजी ऊतक रक्त को बोला जाता है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा गलत। कि वसीयत संयोजी ऊतक आधार त्वचीय होता है, नहीं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑलरेडी 3 को सही है तो चौथा तो गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह ऊतक या तंतु जिसमें कभी थकान नहीं होता है, तो बताइए कि वह ऐसा तंतु व वैसा ऊतक जिसमें कभी भी हरासमेंट नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो हृदय पेशी तंतु। हम लोग का हृदय कभी भी नहीं थकता है, ठीक है। अगर यह जहिया थक गया तो ये रुक जाता है, और रुक गया तो समझिए कि व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है। अगला क्वेश्चन, उपास्थि एक डैश ऊतक होता है, तो उपास्थि कौन सा ऊतक के रूप में माना जाता है? तो उपास्थि को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, और यह एक कोमल होता है। जो मांस मछली खाते होंगे आप लोग तो देखिएगा, मुर्गा की हड्डी चबा जाइएगा तो चबा जाते हैं खच खच करके, तो वो उपास्थि का बना होता है। और बाकी जो हार्ड वाला हड्डी होता है वो कार्ड अस्थि का बना होता है। तो हड्डी 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थि और एक उपास्थि होता है। हम आपको थ्योरी पढ़ा चुके हैं, बता भी चुके हैं, तो याद रखिएगा ये सबको, ठीक है। चलिए, तो ये कोमल हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वह ऊतक या तंतु जिसमें कभी थकान नहीं होता, हृदय वाला होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक होता है। हम आपको अभी जस्ट बताए हैं, वसामय ऊतक का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह ऊतक जो एक हड्डी यानी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, यानी सिंपल कहने का मतलब है कि अस्थि और अस्थि को जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये भी हम आपको बताए हैं कि अस्थि और अस्थि जब आपस में जुड़ेगा, अस्थि और अस्थि और आपस में जुड़ेगा तो ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, वह ऊतक जो अस्थि और अस्थि को जोड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है स्नायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? ठीक है, बाकी सभी सरल ऊतकों का एगो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम सरल ऊतक नहीं है। बाकी पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये सभी के सभी है, लेकिन ये नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आ गया कि कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जो है डैश के कोनों पर मोटी हो जाती है। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सेलुलोज और पैक्टिन का। तो कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो वह इनमें से कौन सी ऊतक होती है? जो कोशिकाएं जीवित भी होती है, लंबी भी होती है और कोना यानी किनारा पर अनियमित रूप से मोटा भी होता है। तो वो कोशिका होता है कोलेनकाइमा का। कोलेनकाइमा कोशिका जीवित होती है, लंबी होती है और कोना कोना पर किनारे किनारे पर मोटा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊतक एकमात्र जो पादप ऊतक है, यानी इनमें से कौन सा ऊतक है जो सिर्फ पादप यानी पेड़ पौधा में पाया जाता है, जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। सिंपल तरीका है कि पेड़ पौधा में पाया जाने वाला एकमात्र ऊतक जो पेड़ पौधा में सिर्फ पाया जाता है और वह कोशिका विभाजन भी करता है, नए नए कोशिका का निर्माण भी करता है, तो उसे नाम ही से लग रहा है विभाज्य ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं। तो विभाज्य ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो सीव ट्यूब सह कोशिकाएं जो है मुख्य रूप से इसका कार्य क्या होता है? तो पौधों में भोजन को परिवहन करना। किसके लिए? तो सीव ट्यूब का मुख्य काम है पेड़ पौधों में भोजन को परिवहन करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के तनों का मतलब समझते होंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्टेम बोलते हैं, ठीक है, जिसे डाली बोलते हैं, जिसमें हम लोग झूला लगाते थे। तो पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति उनकी वृद्धि होती है, निम्न में से कौन सा ऊतक है। क्वेश्चन करने का मतलब कि पौधा के जो तना में जो छल्ला होता है उसके रूप में पाई जाने वाली जो आकृति होती है उनमें वृद्धि देखा जाता है। बताइए उस ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक में होता है। कहाँ होता है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, शिफ्ट नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो एक पौधा है और एक पौधा का अगर तना यानी स्टेम और जड़ यानी रूट को घेरा किस कारण बढ़ती जाता है, तो ये बढ़ने का कारण है लेटरल मेरिस्टेम के कारण। किसके कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ऑप्शन नंबर ए, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तना और जड़ के जो होता है वो आगे पाई जाती है, तो इनमें से कौन सा ऊतक है। तो देखिए शीर्ष पर पाया जाएगा यानी कि शीर्ष विभाज्य ऊतक होगा, क्योंकि आगे पाया जाता है तो इसका मतलब है शीर्ष, और शीर्ष का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। और शीर्ष विभाज्य ऊतक जो होता है पेड़ पौधा को ऊपरी वाला हिस्सा को बढ़ाने में योगदान देता है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो रूट टिप और शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है विभाज्य ऊतक। नए नए कोशिका का निर्माण करता है विभाजन करके। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। यानी किस प्रकार का ऊतक है जिसमें ऊतक तो अलग अलग प्रकार के होती है लेकिन कार्य क्या करते हैं, कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। यानी कि काम एक समान करता है लेकिन कोशिका यानी ऊतक जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जटिल ऊतक। जटिल ऊतक क्या होता है, तो एक समान कार्य करने वाली होती है लेकिन वो अलग अलग प्रकार की होती है, उसे जटिल कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ऊतक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती है। यानी दृढ़ ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो मोटी किसके जमाव के कारण मोटा हो जाता है, तो ये मोटा होती है लिग्निन जमाव के कारण। तो ये दृढ़ ऊतक में लिग्निन जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण यह मोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रस्थ मेरिस्टेम के शीर्ष या विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। सिंपल समझिए कि अग्रस्थ मेरिस्टेम के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है। यानी कि अग्रस्थ मेरिस्टेम किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ताना या जड़ में या शिखा या जड़ में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर देगा कि ताना और जड़ में पाई जाती है। तो अग्रस्थ मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा, ताना और जड़ में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार है। तो साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार इनमें से कौन है, तो देखिए पैरेनकाइमा हो जाएगा, कोलेनकाइमा हो जाएगा और स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, और जो होगा वो कोलेनकाइमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। तो पौधों में प्राथमिक वृद्धि कौन सा ऊतक के माध्यम से होता है, तो ये होता है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक और शीर्ष विभाज्य ऊतक से। यानी 3 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पादप कोशिकाएं भित्ति होती है। तो पेड़ पौधा का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अधिकतर अभी सेलुलोज ही जानते थे, पैक्टीन नहीं जानते थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम लोग का किसका बना होता है, तो कोशिका झिल्ली का बना होता है। नेक्स्ट है कि एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है, अंगों को सहारा देता है, ऊतक की मरम्मत करता है। बताइए एरियोलर ऊतक अंगों को क्या करता है, कौन सा स्थान देता है और यह किस अंगों को भरता है, तो वह कौन सा ऊतक होगा। तो 15 का सही उत्तर देगा कि अंदर। तो एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर स्थान भरता है, अंदर के आंतरिक स्थानों को क्या करता है, सहारा देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अंदर के स्थान को क्या करता है, तो आंतरिक अंगों को सहारा देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन यानी मिलने से होता है। तो मृत कोशिकाओं का निर्माण किसके मिलने से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्केलेरेनकाइमा के। किसके? ऑस्केलेरेनकाइमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। तो कौन सी ऊतक होती है जो अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं बनाने के लिए बंट जाती है? तो वो ऊतक जो होता है वो होता है विभाज्य ऊतक, क्योंकि विभाजन करेगा तो वो अलग अलग ऊतक के रूप में बंट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से अस्थूल होती है। तो कौन सी ऐसी कोशिका हैं जो जीवित तो होती है, लंबी भी होती है और अनियमित रूप से यानी कि उसका कोई लिमिटेड नहीं रहता है, कोना पर अस्थूल होती है? क्या होती है? अस्थूल होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऐसा ऊतक होता है जो जीवित होती है, लंबा भी होती है, लेकिन ये अनियमित रूप से कोना पर क्या होता है? अस्थूल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पेड़ पौधा में पाए जाने वाले दो प्रकार के ऊतक होते हैं, वो दो प्रकार के ऊतक कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि विभाज्य ऊतक होता है और अस्थायी ऊतक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल याद रखिएगा, पेड़ पौधा में पाए जाने वाले ऊतक दो प्रकार के, विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार रेजिया में अम्लों का अनुपात है, एक बार रेजिया में अम्लों का अनुपात है 3:1। एक बार रेजिया में अम्लों का अनुपात है 3:1। क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आसान तरीका है, अगर NH3 में पूछेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, तो नाइट्रोजन एगो है और हाइड्रोजन का एगो है तो 3 गो, तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर जल में भी पूछेगा तो जल में हो जाएगा H2, सूत्र H2, तो हाइड्रोजन का एगो है 2 गो और ऑक्सीजन का एगो 1 गो, तो 2:1 हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो है जल का सूत्र अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। तो इसमें से कौन सी ऊतक है जिसका जो कोशिकाएं होती हैं वो काफ़ी एक्टिव होता है? ठीक है, इनमें घने कोशिका यानी द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका, रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाँ होती है। कहने का मतलब है कि ये सारे गुण कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं कि पहला नंबर वो कोशिका तो एक्टिव होता है, ठीक है, वो घना भी होता है काफ़ी, उसमें साइटोप्लाज्म द्रव्य पाया जाता है और वह कोशिका पतली भी होती है और उसमें रक्त भित्तियाँ पाई जाती है और नाभिक केंद्रक भी पाया जाता है और कम उसमें खाली स्थान भी पाए जाते हैं। तो इतना गुण कौन सा ऊतक होगा भाई? तो वो होगा विभाज्य ऊतक, जिसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक ऊतक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी विभाज्य ऊतक न देगा तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक दे देगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है। तो पेड़ पौधा जो लचर पचर करते रहता है वो कोलेनकाइमा ऊतक के कारण, कोलेनकाइमा के कारण कोई पौधा लचीलादार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल का परिवहन जाइलम करेगा। निम्न में से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तब पेड़ पौधा में कौन सा ऊतक है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो नाम में से लग रहा है विभाज्य ऊतक, यानी कि इसका काम होता है विभाजन करना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंत तक क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो कौन सा कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंत तक क्रियात्मक स्थान जो है वो अच्छी तरीके से मिल सके? तो वो कोशिका होगा मृदुतक। मृदुतक को ढीला तौर पर पैक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की कोशिकाएं मृत होती है, तो इनमें से कौन सी कोशिका जो होती है वो मरा हुआ होता है, यानी कि मृत टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो वो होती है आपको दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक जो होता है वो मरा हुआ ऊतक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो पतली कोशिकाएं भित्ति वाला इनमें से कौन सी कोशिका है? तो वो हो जाएंगे आपको पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति काफ़ी पतली होती है और गैर विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक जो है युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो युग्म संवहनी बंडल का गठन जो करता है वो जाइलम और फ्लोएम ऊतक करता है। पेड़ पौधा में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो ये फ्लोएम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार यानी अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए डैश ऊतक की आवश्यकता को कोशिकाओं को अलग किया जाता है। यानी आप लोग को बताया कि अस्थायी ऊतक को निर्माण करने के लिए कौन सी कोशिकाओं को अलग अलग किया जाता है? तो अस्थायी कोशिकाओं को निर्माण करने के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक का निर्माण यानी अलग किया जाता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? विभाज्य ऊतक बोल सकते हैं। विभाज्य ऊतक को अलग किया जाता है अस्थायी कोशिका को निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा जो होता है, यानी कि रेगिस्तान में बालू एरिया में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को जो बाहरी का त्वचा जो होता है वो एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। बताइए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि क्यूटीन के। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जितने भी सारे पौधा हैं उनके बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में क्यूटीन की एक मोटी मोमी परत पाई जाती है। किसका? क्यूटीन की मोमी परत पाई जाती है। और रेगिस्तान में पाए जाने वाला पौधा जो होता है पत्तियां के जगह पर कांटे का रूप ले लेती है, ताकि कम से कम पानी को शरीर से अपना वाष्प के रूप में निकाल सके। अगला है कि ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। तो विरल का मतलब होता है बहने वाला, तो बहने वाला पदार्थ बहने वाला ऊतक इनमें से कौन होगा? ठीक है, तो ये होगा पैरेन्काइमा। क्या होगा? पैरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारणा नहीं करता है। तो वनस्पति ऊतक का डैश जो है परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारणा नहीं करता है। बताइए वो कौन सा ऊतक होगा? तो ये आंसर हो जाएगा आप लोग का इस प्रश्न का, हो जाएगा दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारणा नहीं करता है, तो ये दृढ़ ऊतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो इनमें से अस्थायी या जटिल ऊतक किसे जाना जाता है, किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं हम लोग फ्लोएम को। फ्लोएम को जटिल अस्थायी ऊतक के रूप में जाना जाता है। और अस्थायी ऊतक का निर्माण करने के लिए किसे अलग किया जाता है? तो ये विभाज्य ऊतक को हटाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक है एक प्रकार का। ठीक है, आरआरबी अजमेर में यह पूछा गया है 2008 के एग्जाम में। तो ऊतक एक प्रकार क्या होता है? ऊतक एक प्रकार का क्या होता है? तो समान कोशिकाओं के समूह को, तो एक जैसे बहुत सारे कोशिकाओं के ग्रुप को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है ऊतक बोला जाता है, टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जो नारियल यानी कि कोकोनट के जो छाल होते हैं उसका निर्माण कौन सा ऊतक के द्वारा होता है? ऑस्कलेरेनकाइमा। किसके? ऑस्कलेरेनकाइमा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतक को क्या कहते हैं? तो पेड़ पौधा में कोई भी वस्तु कोई भी पदार्थ की आवश्यकता होती है तो उसमें ट्रांसफर या परिवहन करने का काम कौन सा ऊतक करता है? संवहनी ऊतक करता है। संवहन करेगा एक जगह से दूसरी जगह। अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं। अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं पत्तियों के दल में। किसमें? पत्तियों के दल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार है? नहीं है, यहाँ पर पूछा है नहीं वाला। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। तो ये हो जाएगा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जाइलम का प्रकार नहीं है। बाकी ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स, नलिकाएं, ये सब जाइलम का प्रकार है। बाकी रिसीव ट्यूब नहीं है। ये आपको फ्लोएम का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। तो कोई वृक्ष है उसके बाहर वाला संरक्षी परत को, लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग वल्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्कल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं। तो कौन सी ऊतक है जो ग्रंथियों का निर्माण करता है, प्रोडक्शन करता है? तो वो हो जाएगा वाहिका। वाहिका जो है वो ग्रंथियों का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो बाह्य त्वचा का कार्य जो बाहर का जो छिलका होता है पेड़ पौधा का, छाल होता है, वो उसका इनमें से कौन सा कार्य नहीं दिया गया है?
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पौधों को संरक्षित करना, बिल्कुल से पेड़ पौधा को संरक्षित करने का काम कौन करता है? पेड़ पौधा का छाल। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है ये छाल, ताकि शरीर पेड़ पौधा को जो है वो पानी कम निकल सके वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण करना, बिल्कुल गलत है। प्रकाश संश्लेषण पत्ती करती है। कौन करते हैं? पत्ती करती है, यानी जिसको अंग्रेजी में हम लोग लीफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। यहाँ पर ये पूछा है, तो संयोजी ऊतक इनमें से कौन नहीं है? तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक नहीं है। बाकी अस्थि, रक्त, उपास्थि। देखिए संयोजी ऊतक क्या होता है? तो हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ करके रखता है। उपास्थि तो ये बड़े बड़े हड्डियों को बीच में पाई जाती है, तो ये जोड़ करके रखेगा। रक्त हमारे शरीर के हर एक भाग में पाया जाता है और हर एक अंगों में जाता है, तो हमारे शरीर को एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ करके रखता है। अस्थि हमारे बड़े बड़े हड्डी होती है, हार्ड वाला जो हड्डी होती है ना, कठोर वाला हड्डी को हम लोग अस्थि बोलते हैं। और जो नॉर्मल होता है लचीला वाला, जैसे नाक का हो गया, कान का हो गया, ठीक है, तो उसको उपास्थि बोलते हैं। बाकी तंत्रिका कोशिका तो हम लोग को मस्तिष्क में पाई जाती है, तो ये हमारे पैरों को कैसे जोड़ करके रखेगा। लेकिन ब्लड तो हमारे हर शरीर के हर अंग में जाता है। उपास्थि हर जगह हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े हड्डियों के जोड़ पर अधिकतर पाए जाते हैं, तो ये भी जोड़ करके रखता है। बाकी ये तंत्रिका कोशिका हम लोग को ब्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो पेड़ पौधा का जो कठोर और मजबूत बनाने का कौन सा ऊतक का कार्य होता है? तो वो ऊतक होता है स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा के कारण ही पेड़ पौधा कठोर और मजबूत बनता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, आरआरबी का ये सब फेवरेट एग्जाम है, चाहे एएलपी दे लीजिए, टेक्नीशियन या नॉन टेक्नीशियन दे लीजिए। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रक्त तरल संयोजी ऊतक कहाँ है। तो एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तरल भी दे सकता है, संयोजी ऊतक भी दे सकता है, क्योंकि हमारे शरीर को जोड़ करके रखता है। निम्न में से कौन सा तरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो इनमें से कौन सा तरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। जाइलम आपका कौन सा ऊतक नहीं है? तो ये सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, बाकी फ्लोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस में मौजूद है? तो ये मौजूद होता है त्वचा में। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस में पाया जाता है? तो ये त्वचा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करती है। तो जंतु कोशिका में जो वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश कोशिका की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कोशिका कौन होती है? तो वो होता है आपको आयत फलकी या क्यूबाइल्ड कोशिका। ध्यान रखिएगा कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयत फलकी या क्यूबाइल्डल एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत को निर्मित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कहता है कि दृढ़ ऊतक डैश से बना होता है। तो दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? निर्जीव कोशिका से, यानी कि डेथ सेल से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। WBC को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, और हिंदी में व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। इसका जीवन काल 12 से लेकर के 20 दिन होता है। और लाल रक्त कोशिकाएं जिसे RBC बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, पेट, गुर्दा यानी कि लीवर, किडनी, त्वचा, दिमाग। इनमें से सबसे बड़ा अंग किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है त्वचा, क्योंकि हम लोग को शरीर जो है वो पूरा त्वचा है। बाहर वाले आवरण क्या कहते हैं? त्वचा। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको 3 प्रकार के पेशी ऊतक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही। ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप में प्रश्न है। तो ऊतक जो है वो एक प्रकार के कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो ऊतक हम उसे कहते हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं का समूह होते हैं, एक जैसन दिखते हैं और कार्य भी उनका एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट कहता है कि हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। तो जो हिस्टामिन को स्राव करते हैं वो ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, वो कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो ये संयोजी ऊतक में। और संयोजी ऊतक कौन है, तो ये अस्थि को संयोजी ऊतक कहते हैं। तो वैसा अंग जिसे हम लोग को हर एक अंग आपस में जुड़ा रहता है, जोड़ करके रखता है, उसे संयोजी बोलते हैं। जोड़ करके रखने वाले अंग को संयोजी। अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया, ठीक है, और यहीं पर आपका रक्त यानी ब्लड हो गया। तो ये सब आपको संयोजी ऊतक में आता है, जो आपको एक अंग से दूसरे अंगों को जोड़ करके रखता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। तो हम लोग को त्वचा के नीचे पाए जाने वाले कौन सा ऊतक है और आंतरिक अंगों के बीच में पाए जाने वाले ऊतक कौन है, तो उसे हम लोग कहते हैं, कौन सा ऊतक कह देते हैं, तो उसे हम लोग वसा कहते हैं। क्योंकि जहाँ पर खाली जगह पाई जाती है वहाँ पर वसा रहती है। देखिएगा कि किसी का वसा यानी फैट की मात्रा कम रहेगा तो उसका गाल ढचकल पचकल रहेगा, लेकिन उसमें वसा की मात्रा पाया जाएगा तो एकदम फूलल फालल रहेगा, यानी कि ढचकल पचकल नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों को बीच में कौन सा ऊतक, तो वसा पाया जाता है, यानी फैट। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। तो हम लोग को शरीर के सबसे बाहर वाला परत क्या कहलाती है, तो उस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस परत को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। यानी हम लोग का जो बाहर होता है शरीर के बाहर वाला त्वचा, उसे हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, और अंदर वाला को इंडोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो बाह्य वाला को एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है, इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, छोटा कर दिए, आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, यानी वैसा कोशिका जिनकी उत्पत्ति यानी निर्माण और उसका बनावट एक जैसा हो और विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है। क्या कहते हैं, सिंपल समझिए, यानी कोशिकाओं के समूह को वैसा ऊतक जो उसका कार्य और बनावट एक जैसा तो है, ठीक है, उसका एक जैसा है, लेकिन उस काम को करने में वो उसका कार्य ही हो, उस ऊतक का काम हो, लेकिन मांसपेशियों को बनाती है तो वैसे गति को संबंधित हो, तो ऐसा ऊतक को हम कौन सा ऊतक कहते हैं, जो मांसपेशी और मांसपेशियों को निर्माण करती है। क्वेश्चन समझिएगा तो सिंपल है कि मांसपेशी और मांसपेशियों के निर्माण करने वाले ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊतक। तो मांसपेशी और मांसपेशियों के निर्माण करने वाले को ऊतक बोला जाता है, और एक समान दिखना चाहिए और कार्य भी उसका एक समान हो, तो उसे ऊतक। तो बहुत सारे कोशिकाओं के मिलकर के क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, और बहुत सारे ऊतक का निर्माण करके क्या होते हैं, अंग बनते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर के हमारे क्या होते हैं, ऑर्गन यानी बॉडी का निर्माण होता है। अगला है स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। बताइए वो ऊतक क्या होगा, जहां पर क्या होगा, डैश संकुचन होता है। क्या संकुचन होगा हम लोग को शरीर में जब जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अस्थाई। कौन होगा, अस्थाई जो होता है, विश्राम में संकुचन होता है, यानी सिकुड़ते रहता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा हम लोग को बनती है। तो हम लोग का त्वचा जो बना होता है किस प्रकार के ऊतक से, तो ये अधिचर्म कोशिका से मिलकर के हम लोग को त्वचा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह की परत डैश से बनी होती है। तो हम लोग का जो मुंह का जो ऊपर वाला जो त्वचा बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, तो वो बना हुआ है पपड़ीदार उपकला ऊतक का, या उसी को बोला जाता है स्क्वेमाउस एपिथेलियम का। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती है। तो कौन से प्रकार के ऊतक जो है वो ग्रंथि ग्लैंड का निर्माण करती है, तो वो करती है एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियल ऊतक जो ग्रंथि का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक माना जाता है। तो संयोजी ऊतक उसी को कहते हैं जो हम लोग को जोड़ करके रखता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डी। हड्डी क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अस्थि। अब हड्डी भी दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थि और दूसरा होता है उपास्थि। उपास्थि को अंग्रेजी में कार्टिलेज बोलते हैं। यह काफ़ी मुलायम होता है, जैसे नाक कान का हड्डी हो गया,
मुलायम और ये काफ़ी कठोर यानी हार्ड होता है, कठोर यानी हार्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अवकाशोत्तक डैश के बीच एक पूरक उत्तक जिसे फिलर टिश्यू का काम करता है। बताइए वह कौन सा उत्तक होगा जो अवकाशोत्तक या एरियोलर टिश्यू के बीच एक पूरक उत्तक की तरह काम करता है। उस उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग त्वचा और मांसपेशियां का उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं। आर कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में क्या होती है? सन्निहित यानी शामिल होती है। तो डैश उत्तक मैट्रिक्स में होती है। तो कौन सा उत्तक होता है जो मैट्रिक्स में पाया जाता है? तो वह संयोजी उत्तक मैट्रिक्स में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। कौन सा उत्तक है जो संवहन पुल का निर्माण करते हैं? तो 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। कौन सा? जाइलम और फ्लोएम उत्तक जो होता है संवहन पुल का निर्माण करते हैं या संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज परिवहनों को सक्षम करता है यानी परिवहन करता है? ये रेलवे का एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो पानी और क्या बोला है? और पानी को परिवहन करने के लिए और खनिज को परिवहन करने के लिए कौन सा उत्तक है? तो हम आपको बताएं कि पानी का जिक्र आ जाए तो कौन करेगा? तो ये पानी का जो जिक्र करेगा सिर्फ जल का तो ये जाइलम हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी और खनिज को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है? परिवहन को सक्षम करता है। तो सक्षम करने का काम जल करता है लेकिन परिवहन करने का काम जाइलम करता है। तो दोनों में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। तो फ्लोएम जो होता है वो किन किन उत्तकों से मिलकर के बना होता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम वाहिका। किसका? फ्लोएम वाहिका। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 है डैश के कारण एस्केलेरन कायमा जो होती कोशिका जो होती है उसकी दीवार मोटी होती है। तो एस्केलेरन कायमा जो कोशिका होती है उसकी मोटी दीवार किसके कारण होती है? तो वो मोटी होती है लिग्निन के कारण। किसके कारण? लिग्निन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो मारा हुआ कोशिकाओं से कौन बना होता है? क्योंकि कोशिकाओं से के ग्रुप से ही क्या होता है? उत्तक का निर्माण होता है। तो ये होता है जाइलम। मरे हुए कोशिका किससे बने होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक अस्थायी उत्तक बनाने के लिए अस्थायी संरचना बनाना पड़ता है, आकार भी अस्थायी लेना पड़ता है और क्रिया अपनाने के लिए वो कौन सी प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करते हैं? तो वो प्रक्रिया हो जाएगा आपका विभेदन। क्या हो जाएगा? विभेदन। एक अस्थायी उत्तक बनाने के लिए अस्थायी प्रक्रिया को निभाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो कौन सा उत्तक में अंदर वाला जो भाग होता है काफ़ी बड़ा होता है? तो वो होता है पैरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधा में पानी की आवश्यकता किसकी होती है? पेड़ पौधा में या जीव जंतु को? तो जीव जंतु को। ठीक है, चलिए वैक्यूल्स जो होता है सबसे बड़ा किस्म होता है पेड़ पौधा में, क्योंकि पानी की आवश्यकता सर्वाधिक किसकी होती है? तो ये पेड़ पौधा को पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का वह समूह या ग्रुप जिसकी संरचना समान होती है और साथ साथ मिलकर के एक विशिष्ट कार्य करते उसे उत्तक कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सारे कोशिकाओं को मिलकर के बनते हैं उत्तक और बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग और बहुत सारे अंग मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। त्वचा पर बाल है, त्वचा पर बाल तो क्या कहलाते हैं? तो त्वचा पर बाल होगा तो इसका मतलब वो जो होंगे मूलतः चर्मी होते हैं। क्या होते हैं? चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो जिसके त्वचा पर बाल होगी वो पहला नंबर वो चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है उपकला उत्तक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले अस्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं? तो उपकला उत्तक का कौन सा प्रकार है जो चपटी कोशिकाओं के पतले अस्तर से मिलकर के बने होते हैं? तो वो हो जाएंगे आपको सल्की। सल्की जो होता है वो पतले अस्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं, वह है सल्की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजय मात्रा यानी संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजय मात्रा को, अजय मात्रा जिसमें जीवन नहीं है वैसे पदार्थ को इकट्ठा करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आइडियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो रक्त है, अस्थि है, और ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं कि त्वचा भी है लेकिन स्नायु या अस्थि बंधन नहीं है। हमारा आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के एपिथेलियमी ऊतक वृक्काय नलिकाओं तथा लाल ग्रंथियों की नलिकाओं का निर्माण करते हैं या यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं? तो ये कौन सा ऊतक है जो सहारा भी प्रदान करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनाकार एपिथेलियल। क्या घनाकार एपिथेलियम ऊतक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस ऊतक में बहुत ही मोटी काष्ठीय भित्तियां होती हैं? तो काष्ठीय भित्तियां किसकी सबसे मोटी होती है? तो होता है स्क्लेरेनकाइमा, या उसे दृढ़ ऊतक के नाम से जानते हैं। तो दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा की जो ऊतक होती है वो काफ़ी काष्ठीय भित्तियां जो होती है उसकी दीवार जो होता है काफ़ी मोटी होती है स्क्लेरेनकाइमा का। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो पेड़ पौधा में द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो वो ऊतक और कोई नहीं, ये ऊतक हो जाएगा आपके कैम्बियम। कौन सा? कैम्बियम ऊतक हो जाएगा जो द्वितीयक वृद्धि के लिए पेड़ पौधा में जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्प में से ऊतक की पहचान करें जिनकी कोशिकाएं गाढ़े एवं साइटोप्लाज्म सेलुलोज की पतली दीवार वाले और रिक्तिकाओं की प्रधानता वाली होती है। इनमें से कौन से ऊतक है जो साइटोप्लाज्म से भरे रहते हैं, जिनकी गाढ़े कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका भित्ति सेलुलोज का और पतला भी होता है और उसमें खाली जगह भी पाई जाती है? वो ऊतक कौन सा है? तो वो ऊतक हो जाएंगे आपको विभाज्य ऊतक। कौन सा? विभाज्य ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, विभाज्य ऊतक एसएससी स्टेनोग्राफर्स में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो इनमें से संयोजी ऊतक है, यह है एरियोलर। यहाँ पर देख लेते हैं कि हृदय मांसपेशियां हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वसा में ऊतक हो जाएगा क्योंकि हमारे शरीर के हर भाग में वसा पाया जाता है। एरियोलर ऊतक हो ही जाएगा। हमारा हृदय मांसपेशी हमारे सिर्फ हृदय तक ही रहता है। ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे कोशिकाओं के मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है। नेक्स्ट में पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेड़ पौधा में जो ऊतक पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के ऊतक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है? तो इनमें से साधारण अस्थायी ऊतक कौन सा है? मृदुतक, या इसे पैरेनकाइमा ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा बाहर निकल करके ऊतक के अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान में आ जाते हैं, यानी खाली वाले स्थान में आ जाते हैं। बताइए इसका निर्माण कौन करता है? ठीक है, तो इसका निर्माण कौन करता है? तो इसका निर्माण जो होता है आपको लसिका के द्वारा होता है। किसका? लसिका। SSC-CHSL में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला 15 नंबर प्रश्न है, ऐच्छिक पेशी डैश पेशी भी कहलाते हैं। तो ऐच्छिक पेशी क्या होता है? तो ऐच्छिक पेशी का मतलब होता है कि वो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है। ठीक है, उसे हम लोग रेखित पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सही मिलान करना है हम लोग को। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं कि मिलान इसका सही कौन सा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लिया जाए ताकि सभी चीज़ दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको मिलान हम लोग कर लेते हैं। पहला नंबर 16 को देखते हैं। चलिए तो 16 को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि 16 में क्या कहा गया है। तो 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3। तो सही तो है। रेखित, लंबी बेलनाकार तथा शाखा रहित होता है। बिल्कुल सही। चिकनी, लंबी के साथ साथ अंतिम सिरा या नुकीला तुर्क होता है। ये सही। तो तीनों के तीनों सामने सामने तो है ही है। सही है तो है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ये ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त है, अस्थि है, त्वचा है, स्नायु नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का अंतर फेफड़ों, कीकु, पीका
तथा वृक्कीय नली आदि सभी किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग का मुंह, त्वचा, आहार नली, रक्तवाहिनी, ये सब नस जो होती हैं, ये सब हम लोग को फेफड़ा, ये सब किस प्रकार के ऊतक से मिलकर के बने होते हैं। सो सिंपली कहेंगे कि ये ऊतक जो होता है एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। फेफड़ा, मुंह, आहार नली, श्वास नली, ये सब। 19वां प्रश्न है, किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रह के लिए विशिष्ट होती है। तो वसा संग्रह करने का काम कौन सा ऊतक करता है, तो वसा ऊतक करता है। वसा का मतलब होता है फैट। ठीक है, तो याद रखिएगा, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद। अब थ्योरी लेकर के आएंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट की ओर, उसके बाद हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव भी कराते चलेंगे इसी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।